नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। मोदी कैबिनेट ने BSNL के लिए रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.64 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है। पहला पैकेज 2019 में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार BSNL को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। अभिनेता से राजनेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा है कि TMC के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया है कि 21 विधायकों से वह खुद बातचीत कर रहे हैं। मिथुन ने ये दावा बुधवार को कोलकाता में पार्टी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने पत्रकारों से पूछा है कि आप ब्रेकिंग न्यूज जानना चाहते हैं। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है कि TMC के 38 विधायक हमारे संपर्क में है। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 और असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स नहीं भरा है तो फौरन रिटर्न दाखिल करें। एक तो अब तक 3.4 करोड़ टैक्स पेयर्स ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकार ये साफ कर चुकी है कि आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि 26 जुलाई 2022 तक 3.4 करोड़ टैक्स पेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को तबीयत बिगड़ने के बाद RML अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मलिक के रक्तचाप में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि मलिक ने अस्पताल के डॉक्टरों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह इलाज कराना नहीं चाहता है। एक सूत्र ने कहा है कि उसे BP में उतार चढ़ाव के बाद मंगलवार को RML अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्याज दरें फिर से बढ़ने के आसार हैं। आपके होम लोन की EMI और महंगी हो सकती है। दरअसल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में 3 से 5 अगस्त के बीच RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें माना जा रहा है कि RBI रेपो रेट 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। ऐसा हुआ तो जहां बैंकों से होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन लेना महंगा हो जाएगा, वहीं जिन लोगों की पहले से होम लोन की EMI चल रही है उनकी EMI महंगी हो जाएगी। दरअसल विकसित देशों में मंदी आने के खतरे के चलते हाल के दिनों में कमोडिटी के दामों में कमी आई है, जिससे महंगाई कम होने की उम्मीद है। बंगाल सरकार में वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी बुधवार को मीडिया द्वारा अपने इस्तीफे के संबंधित सवाल पूछे जाने पर भड़क गए और इसके जवाब में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसकी जरूरत क्या है। शिक्षक भर्ती घोटाला के नाम सामने आने के बाद चटर्जी वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय के हिरासत में है। कोलकाता के जोका में स्थित ESI अस्पताल के बाहर मीडिया ने उनसे सवाल किए, जहां आज सुबह चटर्जी और उनकी करीब अर्पिता मुखर्जी को ED के पूछताछ से पहले नियमित जांच के लिए ले जाया गया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को अधिकारियों से कहा है कि राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में असमानता दूर करने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाएं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के डेटा बैंक तैयार करने का निर्देश भी दिया है। राज्यपाल मिश्रा बुधवार को राजभवन में अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की प्रगति एवं समस्याओं के संबंध में विशेष समीक्षा की बैठक को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। मिश्रा ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के स्वर्गीय विकास को ध्यान में रखते हुए वहां शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से आधिकारिक विस्तार के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव से पहले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने का मामला फिर उठने लगा है। कर्नाटक के दक्षिणी जिलों के मुस्लिम संगठन 13 नए PG कॉलेज खोलने की तैयारी में है। मुस्लिम संगठनों ने 13 नए PG कॉलेज खोलने की परमिशन के लिए आवेदन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन कॉलेजों में हिजाब पहनने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद शुरू हुआ, जो धीरे धीरे पूरे देश पहुंच गया था, जिसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में इसे किसी भी अल्पसंख्यक संगठन के द्वारा इस तरह आवेदन नहीं किया गया है। कर्नाटक में राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में ड्रेस कोड को अनिवार्य कर दिया गया था। संसद के 8वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही। इसके अलावा राज्यसभा में निलंबित किए गए 19 सांसदों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया। वहीं सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है। सभी विपक्षी दलों ने 20 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसद सहित कुल 24 निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता जताई है। और आपको बता दें कि लोकसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी
एजेंसी और राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला के कामकाज के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक भी पेश किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को संसद को सूचित किया कि 50% से अधिक मान्य प्राप्त स्थानीय स्टार्टअप गैर महानगरीय शहरों से संबंधित है। SSC-GT 2018 की मेडिकल पास अभ्यर्थियों का नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च शांत तरीके से चल रहा था। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी इन्हें परेशान नहीं किया। जैसे ये अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगे, इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भूखे प्यासे पाँव में छाले और हाथ में तिरंगा लिए इन अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें बसों में बैठाकर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छोड़ा। पुलिस का मकसद था कि ये अभ्यर्थी जब अलग हो जाएं तो पैदल मार्च भी नहीं कर सकेंगे। मथुरा में तो पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। पहले इन्हें सड़क पर ही धूप में बैठाए रखे, रात को एकाएक फरमान जारी कर दिया कि अब चलना शुरू करो। SSC-GT 2018 के मेडिकल पास अभ्यर्थी अंधेरे में सड़क पर चलने के लिए मजबूर हो गए। महिला अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि सुबह होते ही चले जाएंगे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में मिलने वाली रियायतों को लेकर कई तिमाहियों से आलोचनाओं का सामना कर रहा है। रेलवे इन रियायतों की पहली बार विचार कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों को फिर से किराए में रियायत दे सकता है। हालांकि रेलवे छूट की शर्तों में कुछ बदलाव भी करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने बताया कि अब रेलवे केवल सामान्य और शयनयान वर्ग के ही किराए में रियायत देगा। रेलवे ने कहा है कि हम समझते हैं कि ये रियायतें बुजुर्ग की मदद कर दी और हमने कभी नहीं कहा है कि हमें इसे पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन भाजपा ने राज्य में अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में केंद्र सरकार भी प्रदेश को चुनावी सौगात देने के बहाने वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई है। जल्द ही एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना राज्य को मिल सकती है। यह तीसरी ट्रेन होगी जो देश में शुरू होगी। इससे पहले 2 वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच और नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जा रही है। तेलंगाना को मिलने वाली नई ट्रेन दोनों के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाए जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का विस्तृत आदेश आया है। और आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि वो सीएम केजरीवाल को सत्येंद्र जैन की कैबिनेट से हटाने का निर्देश नहीं दे सकते, पर ये सीएम केजरीवाल को देखना है कि क्या आपराधिक बैकग्राउंड को किसी शख्स को मंत्री पद से रहने की इजाजत दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से हटाने की मांग के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल सरकार से जैन को हटाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। हालांकि सरकार को उनको हटाने पर विचार करना चाहिए। प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए कि आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। गुजरात में जहरीली शराब का प्रकोप कहर मचा रहा है। राज्य में पिछले 12 घंटे में 9 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही जहरीली शराब से अब तक मरने वालों की संख्या 42 हो चुकी है। इनमें से बदौट अस्पताल में 31 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अहमदाबाद के अस्पताल में 11 लोगों ने जान गंवा दी है। पुलिस ने बताया है कि बोटाद में जिन 31 लोगों की मौत हुई वो आसपास के अलग अलग गाँव के हैं, जबकि अहमदाबाद में जिन लोगों की मौत हुई है वो धाकुला तालुका के हैं। पुलिस के अनुसार अभी भी भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में 50 लोग अलग अलग अस्पताल में भर्ती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल पूछे। राहुल ने कहा है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के उनके वादे को क्या हुआ। कांग्रेस नेता ने रुपये की गिरती कीमतों पर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 पार कैसे हो गया। उन्होंने कहा है कि देश के युवाओं को ठेके पर 4 साल के लिए सैनिक बनने पर क्यों मजबूर किया जा रहा। संसद के हंगामे की ओर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान खींचते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री मोदी इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया। स्पाइस जेट विमानों में लगातार आ रही तकनीकी खराबियों के बीच डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लेते हुए 8 हफ्तों के लिए 50% उड़ानों पर रोक लगा दी है। इन 8 हफ्तों तक एयरलाइन को अतिरिक्त निगरानी में रखा जाएगा। वहीं अगर भविष्य में एयरलाइन 50% से ज्यादा उड़ान चाहती है तो उसे ये साबित करना होगा कि अतिरिक्त भार उठाने की क्षमता उसके पास है, पर्याप्त संसाधन और स्टॉक मौजूद है। अब जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले डीजीसीए ने स्पाइस जेट को एक नोटिस दिया था। एयरलाइन के विमान में आ रही लगातार तकनीकी खराबी को देखते हुए वो नोटिस भेजा गया था। हाल ही में सरकार ने भी राज्यसभा में जवाब देते हुए बताया कि डीजीसीए ने स्पाइस जेट के विमान की स्पॉट चेकिंग की थी। उस चेकिंग में कोई बड़ी खामी देखने को नहीं मिली है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 284 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 152 मरीज ठीक हो गए हैं। बुधवार को एक भी संक्रमित मरीजों की मौत नहीं हुई। वहीं सक्रिय मरीज की संख्या भी लगातार बढ़ रही। प्रदेश में फिलहाल 1301 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 1180 सक्रिय मरीज थे।
एक और जिले में 1 लाख से अधिक किसान केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के वंचित रह सकते हैं। जिले के 1,77,000 से अधिक किसानों ने केवाईसी नहीं करवाई है। अगर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों ने 31 जुलाई तक की केवाईसी नहीं करवाई तो वो लाभ से वंचित रह सकते हैं। अब 31 जुलाई तक ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि 31 जुलाई तक ई केवाईसी नहीं कराने पर जिले में किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।